सुप्रभात सभी लोगों को। आज का 27 सितंबर 2025 के दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं। चलिए, आज ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन जो भी खबरें हैं काफ़ी डेप्थ में हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, तो सही से सुनिएगा। देखिए, अभी केरल में एक ऑयल स्पिल का मामला आया था। ऑयल स्पिल का मतलब क्या होता है कि कोई जहाज़ आ रहा है, बहुत सारे कंटेनर लेके आ गया है और कभी जहाज़ पलट गया, तेल फैल गया, तो समुद्र में तेल फैल जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। क्या क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ऑयल स्पिल आपने देखा, तो एक जहाज़ आ रहा था, ठीक है, एक जहाज़ आ रहा था। तो 25 मई की घटना है, 25 मई 2025 की घटना है। केरल के तट के पास आया और वहाँ वो पलट गया। वो उसके ऊपर जो लोड था, वो जो प्लास्टिक होते हैं उनके नोड्यूल्स, बहुत सारे लोड थे, बहुत सारी प्लास्टिक मान लो लोड थी। वो फैल गई समुद्र में, समुद्र का एनवायरनमेंट प्रदूषित हो गया। जहाज़ पलट गया, तो जिससे जहाज़ में जो ईंधन के रूप में फ्यूल भरा हुआ था, ईंधन था, फ्यूल था, पेट्रोल था, वो भी पलट गया, वो भी फैल गया। तो बहुत पॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद में केरल सरकार ने वहाँ पे ऑपरेशन चलाया, उसको सफाई की, साफ़ सफाई की। आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ये सारा काम करता है, उसी की टीम होती है, ये सारा काम होता है। उसके बाद में काफ़ी खर्चा हो गया केरल गवर्नमेंट ने, और केरल गवर्नमेंट ने कहा कि जिस कंपनी का जहाज़ यहाँ पे पलटा था, अब हम मुआवजे के रूप में उससे वो हमें हर्जाना दें, क्योंकि हमारा बहुत खर्चा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो टूरिज़्म भी नहीं हो पाता है, जो मछुआरे होते हैं उनकी आजीविका में संकट आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो केरल सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपए मांगे थे, 6,000 करोड़ रुपए उस कंपनी से मांगे थे। और ये भी कहा था, अगर ये कंपनी हमें पैसे इतने नहीं देगी तो इसका दूसरा जहाज़ जो कि हमारे कंट्रोल में है, हमारे संरक्षण में हमारे पास है, तो हम वो उसको नहीं देंगे। फिर ये केरल हाई कोर्ट में मामला गया। पहले कॉन्सेप्ट, पहले कहानी समझ लीजिए, फिर सारी चीज़ें एक एक करके बता देंगे। फिर ये मामला केरल हाई कोर्ट में गया, तो केरल हाई कोर्ट ने सुनवाई की, तो उसने कहा सही बात है, केरल सरकार की कंपनसेशन तो केरल सरकार को देना ही होगा, क्षतिपूर्ति तो देनी ही होगी क्योंकि नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना भी खर्चा हुआ है इतना खर्चा नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के 12 से 27 करोड़ रुपए कंपनी को दे देने चाहिए, देने होंगे केरल सरकार को। तो यही मामला अभी चल रहा है। अब देख लेते हैं, जो कंपनी है उसका एक जहाज़ था जो पलटा था, उसका नाम है MSC ELSA-3, MSC ELSA-3, ये जहाज़ का नाम है। ये पलट गया था, ठीक है। अब जब ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल स्पिल यानी कि तेल का रिसाव हो जाता है समुद्र पर, तो उससे इम्पैक्ट क्या होता है? एक तो मैरीन इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है, समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। कैसे? तेल, मान लिया तेल फैल गया, ऊपर परत जम गई तेल की, समुद्र के पानी के ऊपर परत जम गई, तो ऊपर से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, सनलाइट आएगी, वो नीचे नहीं जा पाएगी, नीचे नहीं जा पाएगी। नीचे बहुत सारी वनस्पति रहती है, ठीक है ना, बहुत सारे वेजिटेबल रहती है, वनस्पति रहती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इससे वो खाना नहीं अपना बना पाएंगे। तो मैरीन का इकोसिस्टम नुकसान होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखो समुद्र के नीचे भी कई सारे आपके पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कोरल होते हैं, मैंग्रोव होते हैं, उनको नुकसान होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैरीन फौना होते हैं, फौना यानी कि जीव जंतु होते हैं, उनको नुकसान होता है। मछलियाँ होती हैं, उनके ऊपर पतली सी परत पेट्रोल और ये जो तेल की होती है लग जाती है, जिस उनके गिल्प्स होते हैं जहाँ से वो सांस लेती हैं, वहाँ चिपक जाती है, वो सांस नहीं सही से ले पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और ठीक है, इस प्रकार से इकोसिस्टम ख़त्म होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है कमज़ोर होती है, और ह्यूमन हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है कि मछली है, अब मछलियों के पेट में धीमे धीमे तो ये तेल जा ही रहा है, वही मछली पकड़ी और इंसान लाया, उसको उसने काट कूट कर तल के खा लिया, तो इंसान के पेट में जा रहा है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है ना, जैव आवर्धन कहते हैं। सारा इकट्ठा होता है, फूड चेन का पार्ट बन जाता है ना, सारा ह्यूमन में आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ अगर जो इंसान होते हैं, आप देखते हैं कि
वो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, कोस्टल जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वहाँ पे स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो भी उनके मुंह में चला जाता है, नाक से पानी चला जाता है, जो भी यही सारी चीज़ें होती हैं, तो ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होती है। सी फूड होता है, समुद्र में कई प्रकार के खाना होते हैं जिनको सी फूड कहते हैं, वो भी मानव उसका कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, उसके माध्यम से भी ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होती है। लाइवलीहुड का एक संकट होता है। लाइवलीहुड का संकट होता है, जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ते हैं, मान लिया कि ऑयल स्पिल हो गया, अब वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। रेस्क्यू यानी कि वो सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी, ऑयल को वहाँ से समाप्त किया जाएगा, कुछ तो समय लग जाएगा, कुछ दिन का समय लग जाएगा, जिससे कि मछुआरे मछली नहीं पकड़ पाते हैं, तो इनसे उनकी जो आजीविका है वो बाधित होती है, प्रभावित होती है, तो कुल मिलाकर के नुकसान होता है। और जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड होती है, वही ऑपरेशन चलाती है और वहाँ की साफ़ सफाई करवाती है। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कुछ कानून हैं जो कि ऑयल स्पिल के मामले होते हैं, समुद्र का जो इकोसिस्टम होता है कि तेल के फैलने से जो भी नुकसान होता है उससे निपटने के लिए। एक है मार्पोल, ठीक है, मार्पोल कानून है 1973-1978 का, मार्पोल उसकी एनेक्स 1 है, ये संरक्षण करता है इन सब का। एक है OPRC 1990 का कानून, OPRC 1990 कानून, ये इंटरनेशनल लॉ है, ठीक, ये 2 कानून है, याद रखना। आपसे ये पूछा जा सकता है, कई बार ये मामला आया चर्चे कि मार्पोल कानून किससे संबंधित है, क्या उनका टाइप का था शायद, चला गया, एक सेकेंड। इसके अलावा जब व्यापक स्तर पर ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, भारतीय तटरक्षक बल, ऑपरेशन चलाता है और बड़े लेवल पे ऑपरेशन चलाता है, उसका नाम है नेट पोलरेक्स अभ्यास, नेट पोलरेक्स अभ्यास, NATPOLREX, ये एक्सरसाइज चलाता है। 2009 से इस प्रकार की एक्सरसाइज चलाते हुए आया है। अब नेट पोलरेक्स की एक्सरसाइज नंबर 9वीं चलाई गई है, जो 2023 में चलाई गई थी कच्छ की खाड़ी में साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये देख लिया, आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेट पोलरेक्स जो एक्सरसाइज है किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो। कौन चलाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड चलाता है, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक। अब जो ऑयल स्पिल हो जाता है, तेल फैल ही गया समुद्र में, तो उसको हटाने की तकनीकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? कोई टेक्नोलॉजी? जी हाँ, कई सारी तकनीकी हैं। इन तकनीकों से क्वेश्चन आ जाता है। 2023 या 24 में UPSC के मेंस में भी पेपर आया था, और 2011 में आपका PT में भी आया है कि ऑयल स्पिल को हटाने की तकनीकी क्या क्या है, ये मेंस में क्वेश्चन आया था। पहली है बूम्स, BOOMS, बूम्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि तेल फैल गया है, तेल फैल गया है, जहाँ पे तेल फैला है उस क्षेत्र में एक प्लास्टिक की एक ऐसी लेयर बना दी जाएगी, जैसे ये है इस टाइप की, ऐसी रख दी जाएगी, और बीच में इसके तेल फैला हुआ है। अब बीच में आग लगा दी जाएगी, वो तेल जल जाएगा, उड़ जाएगा, और ये इसलिए कर दिया जाता है ताकि तेल इसके ही बीच में रहे, आसपास ना हो, ठीक है। इसे बूम्स कहते हैं। एक होता है स्किमर, होता है स्किमर्स, इसमें तेल को सरफेस से भर लेते हैं, उसमें भी एक प्रकार का ये ऐसे रख देते हैं, लगा देते हैं, और बीच से जो तेल होता है उसको धीमे धीमे एब्जॉर्ब करके खींच लेते हैं वापस। इसके अलावा सॉर्बेंट होता है, सॉर्बेंट में कोई स्ट्रॉ वगैरह होती है, पतली पाइप टाइप की होती है, उससे वो एब्जॉर्ब किया जाता है, धीमे धीमे एब्जॉर्ब होता है। बायो रेमेडिएशन होता है, बायो रेमेडिएशन में माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑयल को खाते हैं, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देते हैं, परत को तोड़ देते हैं, जैसे ऑयल जेपर हुआ। ये ऑयल जेपर हमारी खुद की तकनीकी है, इसे IIT गुवाहाटी ने बनाया था और काफ़ी सफल माना गया है ऑयल जेपर। ऑयल जेपर से क्वेश्चन भी आया था जब ये टेक्नोलॉजी बनी थी। इसके अलावा डिस्पर्सेंट है, ऑयल को ड्रॉपलेट में ये भी तोड़ देता है, डिस्पर्सेंट। मैनुअल क्लीनअप है, मैनुअल क्लीनअप होती है कि मानव लेबर होती है, उसको लगाया जाता है, उससे साफ़ सफाई करवाई जाती है, चाहे वो बीच हो, चाहे मैंग्रोव का क्षेत्र हो, ये सारी चीज़ें। एक है एरियल सर्विलांस, ठीक है। तो इतनी सारी तकनीकी हैं, याद रखना, मेंस में भी इम्पोर्टेंट और PT में तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। अगली खबर है कि
हमारी जो अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, अग्नि पी जिसे कहते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल या फिर अग्नि पी, इसके बारे में देखिए। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अग्नि प्राइम मिसाइल को रेलगाड़ी से लॉन्च किया गया है। रेलगाड़ी, आपने देखा भी होगा वो वीडियो, रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी से उसको लॉन्च किया गया। तो एक नई प्रकार की एक शुरुआत है। तो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर तकनीकी भी आ गई है अग्नि प्राइम मिसाइल को लेकर। मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ पे अग्नि प्राइम मिसाइल को भेजना है, तो रेलगाड़ी से भेज दिया, उसी से लॉन्च करवा दिया। लॉन्च का मतलब जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़वा दिया। तो ये फर्स्ट टाइम है जो रेल से लॉन्च किया गया है। और अग्नि 5 जो अग्नि नॉट 5 अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। इसके अलावा ये IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको बनाया था DRDO ने बनाया था। रेंज कितनी है, लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की रेंज है। 1000 से 2000 किलोमीटर की बीच की रेंज है। जबकि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। ICBM उन मिसाइलों को कहते हैं जो मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे वार करने में सक्षम होती है, या फिर जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा होती है, उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार की मिसाइल होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वाली जितने भी इसकी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 और ये अग्नि पी, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक होती है जैसे कि मिसाइल है, आपने यहाँ से लॉन्च की, ऐसी उठेगी, फिर ऐसी ऊपर जाएगी और फिर ऊपर जाके इन्वायरमेंट से बाहर जाके फिर नीचे आएगी और फिर टारगेट पे हिट करेगी। ये बैलिस्टिक है। यानी कि जैसे ये है, ये इस प्रकार से उठी, इन्वायरमेंट को क्रॉस किया, ऊपर गई और फिर ऐसे आके टारगेट को हिट किया, तो ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल। और एक क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल ऐसी है कि जैसे ऐसी उठी और सीधे ऐसी जा रही है, सीधी जा रही है, ये क्रूज मिसाइल होती है। जैसे कि ब्रह्मोस जो है, भारत और रूस ने जो मिलकर बनाई है, वो एक क्रूज मिसाइल है। अब तो फिलीपींस को भी हमने उसको एक्सपोर्ट किया है, वो क्रूज मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। ठीक है, एक चीज़ और है जो UPSC ने 2023 में क्वेश्चन भी पूछा था। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें रॉकेट पावर्ड इंजन का प्रयोग होता है, रॉकेट टाइप का होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को सबसे पहले ऊपर जाना है, तो उसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि ऊपर पहले भेजा जाए उसको। ठीक है, ऊपर भेजा जाए फिर नीचे आएगी, रॉकेट पावर्ड होता है। और जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें जेट प्रोपल्ड इंजन होता है, जेट प्रोपल्ड इंजन, जेट की तरह होता है, सीधा ऐसे चलने वाला होता है। ये दोनों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया था। उसने क्या किया था, UPSC ने बैलिस्टिक को बता दिया कि ये जेट प्रोपल्ड इंजन है और क्रूज को बता दिया कि रॉकेट पावर्ड। तो बैलिस्टिक है रॉकेट पावर्ड, ऊपर जाना है चूँकि, और क्रूज है जेट की तरह, जेट प्रोपल्ड इंजन। ये दोनों चीज़ें याद रखना। ओके, अब अग्नि श्रृंखला देख लेते हैं। अग्नि जो 1 है उसकी रेंज है 700 से लेकर 1200 किलोमीटर, 700 से लेकर 1200 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज है 2000 से लेकर 3500 किलोमीटर। अग्नि 3 की रेंज है 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 जो 4 है उसकी रेंज है 4000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि जो 5 है उसकी रेंज है 5000 से लेकर 7000 किलोमीटर। और जो अग्नि 5 है इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी माना जाता है, क्योंकि 5000 किलोमीटर की जो रेखा थी उसको ब्रीच कर दिया है, सीमा थी ब्रीच कर दिया है। ये 5000 से 7000 किलोमीटर जा सकती है। और अग्नि जो 6 बन रही है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है, ये 6000 से लेकर 10000 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकती है, जा सकती है। ठीक है, तो आज की ये खबरें थी। और इनमें आपको वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। एक पीली मटर को लेकर खबर है, इसको मैं आपको कल करवा दूंगा, कल के वीडियो में। पीली मटर को लेकर खबर है। एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर, आप चाहें तो ये खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं ये अब कल वाले वीडियो में ये दोनों खबरें करवा दूंगा। ठीक है, ओके। अभी आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ प्रीवियस, जैसे कि कुछ समझ में आएगी आप सही से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। ओके,
तीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये बताइए, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? पहला ये बताना, आर्टिकल कौन सा है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल बताना है। ठीक, एक ये क्वेश्चन बताना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ये तब तक आप कमेंट कर दो और फिर दूसरा क्वेश्चन बताइए। लोकुर कमेटी है, लोकुर कमेटी 1965 बनी थी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध शेड्यूल कास्ट से है या फिर शेड्यूल ट्राइब से है? शेड्यूल कास्ट से है या फिर शेड्यूल ट्राइब से है, ये बताइए। देखते हैं कैसा चल रहा है आपकी तैयारी। दूसरा क्वेश्चन, ओके। अगला बताइए, जो ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम है, ये किन 3 देशों के बीच में झगड़े का वजह है? 3 देशों के बीच में झगड़े की वजह है, ये बताइए। जो ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको बताइए, ये अभी हाल ही में चर्चे में रहा, किस राज्य में चर्चे में रहा? 4 क्वेश्चन, एक और आपसे पूछूंगा। वर्तमान में जीएसटी में कौन कौन सी स्लैब हैं और कौन कौन सी समाप्त कर दी गई हैं? कौन कौन सी जीएसटी की स्लैब बची हैं, कौन कौन सी समाप्त कर दी गई हैं? ये सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे आप, पहला, दूसरा, तीसरा करके, ताकि चेक होता रहे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बाकी देखिए, मैंने आपसे करंट का वादा किया है, मैं दी हिंदू बहुत अच्छे से आपको करवाता रहूँगा, नोट्स आपको देता रहूँगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब मैं जो मंथली मैगजीन होती है, मैं आपको वो भी करवाना शुरू करूँगा। शाम को जो लाइव होता है 9:30 से लाइव करवाऊँगा आपको। और जो सबसे अच्छी मार्केट की मैगजीन है यूपीएससी के लिए और अदर जो पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट होती है, तो मेनली यूपीएससी के लिए, तो उस मैगजीन को भी मैं 10, 11, 12 दिन लगा करेंगे, उसको खूब अच्छे से लाइव में ही एनालिसिस करेंगे, उस पर करेंगे। उसके जो नोट्स होंगे वो या तो आपसे बनवाऊँगा या तो नहीं तो मैं बना लूँगा, और 1 मंथ के प्रॉपर नोट्स 10 से 15 पेज में प्रॉपर उसको बना के आपको दे दूँगा, ये काम करूँगा। तो करेंट की कोई प्रॉब्लम मत लेना, इवन करेंट, और साथ ही साथ मैं अपनी जानकारी जो स्टैटिक की होगी वो सारी उसमें ऐड कर दूँगा, तो आपकी एक कंप्लीट कवरेज हो जाएगी उसमें, है ना। तो यूपीएससी के जो मेंस की बात करें या पीसीएस की बात करें, आपके आधे क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी के बात करें, पीटी की आधे क्वेश्चन, और मेंस के आधे से ज़्यादा 60% करीब क्वेश्चन आपके इसी क्लास से इसी से होंगे। दी हिंदू प्लस करंट की मैगजीन और प्लस उसका एनालिसिस जो मेरी जानकारी होगी, इससे सारे क्वेश्चन आपके इतने बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली देखते रहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं, और आंसर राइटिंग भी आपसे सही से मैं करवाऊँगा अभी। ठीक है, थोड़ा कुछ दबाव ज़्यादा इसलिए हो नहीं पा रहा है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।